हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूँ मैं फिर से एक शानदार एपोक्लिप्स मानवों को लेकर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा हीरो हमें बताता है अभी साल 21,021 चल रहा है, जहां पर इंसानियत ख़त्म होने के कगार पर है। इसकी वजह है न्यूक्लियर वार। कुछ देशों ने अचानक ही न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सब कुछ इस दुनिया में बदल चुका है। जो भी इंसान अभी बचे हुए हैं वो जल्दीबाजी में बहुत सारे शेल्टर हाउस बना रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले के समय में इंसान इस दुनिया में राज करते थे, लेकिन अभी एक नॉर्मल इंसान घर से बाहर भी जाएगा तो उसे सीधे नरक का दर्शन होगा। अब ये दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से पूरी तरह से बदल चुकी है, जहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट हम लोग आराम से मार दिया करते थे, लेकिन अभी के समय एक ग्रास हॉपर जैसा इंसेक्ट भी इतना बड़ा हो चुका है कि वो इंसान जैसे छोटे मोटे जीवों को तो जो ही मसल कर रख सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा ग्रास हॉपर हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से उसके पीछे पड़ जाता है और बहुत सारा अटैक भी करता है। लेकिन उससे तो हमारा हीरो को जैसे ही फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी तलवार को चार्ज करते हुए बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके छोटे टुकड़े कर देता है और कहता है, देख लिया ना, ये है इस दुनिया की असली हालत। यहाँ पर तो सर्वाइव करने के लिए तुम्हें इन जैसे म्यूटेड क्रिएचर से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रिएचर तुम्हें पल भर में ही मसल देंगे। ये दुनिया का रूल और रेगुलेशन पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर ताकतवर ही लोग यहाँ का नया कानून बनाते हैं और बस हम लोग उसका पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये है वो दुनिया जो तुम्हारी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा भयानक है। सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर हमारा हीरो आया हुआ था। तभी उसके पास ही से एक बड़ा सा गाड़ी भी गुजरता है, जहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से एक मोटर जैसा सेट बाहर निकलता है। उस अपार्टमेंट को देखते हुए सोच रहा था, इधर हमारा हीरो भी एक कार्ड को बाहर निकाल कर इस अपार्टमेंट को देख रहा था और कह रहा था लगता है ये वही जगह है। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, आज रात तो सचमुच कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। फिर उस मोटे की नज़र हमारे हीरो से टकराती है। इधर हमारा हीरो भी अपने मन ही मन सोच रहा था, चलो आज का बकरा मिल गया है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ ही देर में हमारा हीरो उसके सारे कपड़े उतार कर उसे उसी की गाड़ी में बंद कर देता है और उसके कपड़े पहनकर वहाँ से निकलते हुए कहता है, देखने में तो ये कपड़े किसी अमीर शहजादे के लग रहे हैं, अब बस देखना ये बाकी है कि मेरा स्वागत उस अपार्टमेंट में कैसा होता है। फिर वो गेट खोलकर उसके अंदर आता है, लेकिन तभी दो लड़की उसके ऊपर बंदूक रखती है और एक लड़की अपना डेगर सीधे उसके गर्दन में लगा देती है और कहती है, भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि तुम अभी सही जगह पर हो? इधर वो डिगर वाली लड़की कहती है, हाँ हाँ बच्चे, मुझे लगता है तुम कहीं गलत जगह पर आ गए हो। तुम्हारे जैसा मासूम बच्चा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस चुका है। अगर तुमने दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश की, मैं तुरंत ही तुम्हारा यहाँ पर गला काट दूंगी। ये सुनकर हमारा हीरो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, हाँ मैं थोड़ा मोटा सा पतला क्या हो गया, तुम लोग अपने यंग मास्टर को ही भूल गए हो। अब जल्दी से इस रिंग को देखो, अपने आंखों को खोलकर तुम्हें कुछ याद आया? उस गोल्डन रिंग को देखकर तो वो लड़की थोड़ा घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, ये तो हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, सॉरी सर, हमें माफ़ कीजिएगा, हमसे थोड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं था। तो फिर सुनकर तो हमारा मैं कैरेक्टर उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने कस्टमर को तंग करने की? क्या यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? वैसे भी मेरा मूड आज सुबह से ही खराब चल रहा था, मैं तो आया था थोड़ी मस्ती करने के लिए, अब जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। ये सुनकर तो दोनों लड़कियां थोड़ी घबराते हुए हमारे हीरो को रास्ता दिखाते हुए कहती है, सर प्लीज़ प्लीज़ इस रास्ते से आइए, आप जल्दी से हमारे कोर्टयार्ड में पहुंच जाएंगे, सर इधर से आइए। फिर वो लोग एक दरवाजे की तरफ हमारे हीरो को पहुंचा देती है। हमारा हीरो दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो वो सीधे हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े थे और हमारा हीरो हॉल के अंदर चलते हुए कह रहा था, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और शानदार है, इसके अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और यहाँ तक कि इलाइट मेंबर भी आकर सोचिए इन सबको क्या ही चीज़ अट्रैक्ट करती होगी, क्या इन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद होगा। कुछ ही देर के बाद अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहती है, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज रात के ऑक्शन हाउस में। यहाँ पर बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपका पैसा ही बोलने वाला है। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा
होगा उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है और मज़ा भी। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के नए नए खजानों का। इस साइड जैसे ही पर्दा हटता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्लेब रखे हुए थे। ये देखकर तो पूरी पब्लिक ही चिल्लाने लगती है। पूरे ऑक्शन हाउस में बस उन्हीं की आवाज़ें गूंज रही थी। फिर अनाउंसर कहती है शांति शांति, जल्दी ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। आपको मैं पहले बता दूं, ये सारे लोगों को हमने चुन चुन कर बाहर निकाला है। आपको पता है इसमें बहुत सारे ब्यूस्ट गर्ल हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे अनोखे प्रजाति की लड़कियाँ भी। आपको इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है, इसलिए भूलिएगा नहीं कि पैसा बोलता है। ये देखकर तो हमारा हीरो कहता है, ओह इस रात के ऑप्शन हाउस का स्पेशल सर्विस मतलब ये था क्या, जहाँ पर इलीगल तरीके से स्लेब मार्केटिंग किया जाता है, जहाँ पर जवान लड़कियों को बेचा जाता है पैसों के बदले में। सचमुच ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा ही क्रूर है। लेकिन एक बात बताओ, इस ऑक्शन हाउस का इससे भी ज़्यादा क्रूर साइड है, जहाँ पर पैसे के बदले कुछ और दिया जाता है। और वैसे भी यहाँ पर कुछ और है जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा ही चौंक जाओगे। तभी वहाँ पर एक और लड़की आते हुए कहती है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम हमारे ऑक्शन हाउस में अकेले यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम्हें हमारे सामान में से कुछ भी पसंद नहीं आया? तुम क्या और भी नई नई चीज़ों को देखना चाहोगे? ये सुनकर तो हमारा हीरो कहता है, मुझे तो इन जैसे सेकेंड गेट चीज़ों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये सब देखने में मज़ा भी नहीं आता है। क्या तुम्हारे पास कुछ नया फ्रेश माल है क्या? ये सुनकर तो वो लड़की उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, ओह मतलब कि तुम और ज़्यादा एक्साइटेड और फ्रेश माल को देखना चाहते हो? हाँ मेरे पास वो सब है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे ऑक्शन हाउस का मेंबरशिप कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सब हमारे बस वीआईपी मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध है। तुम्हें वीआईपी कार्ड लेना पड़ेगा। ये सुनकर तो हमारा हीरो अपने गोल्डन अंगूठी को दिखाते हुए कहता है, ये क्या तुम्हारे लिए काफ़ी होगा? उस गोल्डन अंगूठी को देखकर तो वो लेडी पहचानते हुए कहती है, हाँ ये तो गोल्डन अंगूठी है। आप पहले से ही हमारे वीआईपी मेंबर हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं था आप वीआईपी मेंबर हैं हमारे। प्लीज़ इस तरह से आइए, इधर से आइए, मैं आपको स्पेशल सामान दिखाने वाली हूँ। फिर वो एक रूम की तरफ ले जाते हुए कहती है, जहाँ पर आपको बस फ्रेश माल ही मिलेगा, आपको जो भी पसंद है बस वो ले लीजिए। सीन शिफ्ट होता है एक पिंक कलर के रूम की तरफ, जहाँ पर एक बेज कलर की लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को सेड्यूस करते हुए कह रही थी, अरे ओ हैंडसम, तुम क्या मेरे पहले कस्टमर हो? मेरा नाम जाओ बे है और मैं बस 20 साल की हूँ। जाओ बाई को दिखाते हुए वो लेडी कहती है, प्लीज़ कस्टमर इसे देखिए, क्या ये आपको पसंद आया? ये हमारा प्रीमियम माल है, सचमुच ये कमाल का है, इसलिए इस समय ये आपका होता है, आप जो चाहे वो इंजॉय कर सकते हैं। ये सुनकर तो हमारा हीरो कहता है, नॉट बैड, गुड क्वालिटी का है। ये सुनकर वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर को चेहरे से छूते हुए कहती है, ठीक है तो इस समय तुम नए माल को टेस्ट करो और हाँ हो सके तो बाद में तुम मेरे साथ भी आ सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर जाओ बाई को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह, लगता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही कड़क मान को चुन लिया है, आज तो बड़ा मज़ा आएगा। इधर वो सर्वेंट भी कह रही थी, हाँ मास्टर, आज से मैं आपकी सर्वेंट बनती हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। और हाँ वो सब भी। जो सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर जाओ बाई को चेहरे से सहलाते हुए कह रहा था, मैं वो सब भी कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है? कि सुनकर तो जाओ बाई हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पर हाथ रखते हुए कहती है, मास्टर आप भी ना अब बहुत ज़्यादा मजा करते हैं, अब चलिए ना। इधर तो हमारा मेन कैरेक्टर इसको थोड़ा और भी ज़्यादा सहलाते हुए कह रहा था, अरे इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ पर हमें मजा करने को मिलेगा? ये सुनकर तो वो जाओ बाई सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आते हुए कहती है, लगता है आप शुरू में स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, तो मास्टर क्यों ना मैं ही शुरू करूँ। फिर वो कैट जैसी गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में हाथ डालती है और थोड़ा करीब आते हुए कहती है, मास्टर अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आप मुझे बैट से भी मार सकते हैं, आपको इससे बड़ा मज़ा आएगा। ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मैं वेब से भी मार सकता हूँ? ये सुनकर तो किटी कहती है, हाँ मास्टर आप मार सकते हैं, आपको अगर पसंद आए तो, और हाँ मैंने कुछ गलती किया बस तो।
ये बस सुनने की देर थी। हमारा मेन कैरेक्टर किटी को उसके कमर से पकड़ते हुए लेटाते हुए कहता है, तो किटी तैयार हो जाओ मेरी वेब से मार खाने के लिए। फिर वो अपने हाथ से वेब को बाहर निकालते हुए कहता है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है, मैं बस अब शुरू करता हूँ। ये बोलकर वो किटी को मारने लगता है और इधर किट्टी बेचारी बस चिल्लाते रह जाती है और कहती है, मास्टर मास्टर प्लीज रुक जाइए, अगर आप इसी तरह मुझे मारते रहेंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से सर्विस नहीं दे पाऊंगी। मास्टर प्लीज अब रुक जाइए। इधर तो हमारा हीरो हंसते हुए कहता है, अरे बस मैंने एक ही वेब से क्या मारा, तुम्हें क्या तकलीफ होने लगी? मुझे लग रहा था तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग और पेटी है, तुम कमाल की होगी, लेकिन जब तक तुम अपना मुंडी मेरे सामने झुकाओगी नहीं और मुझसे भीख नहीं मांगोगी तुम्हें ना मारने का, तब तक तो मैं तुम्हें इसी तरह मारने वाला हूँ, अपना मजा लेने वाला हूँ, है ना मिस बीस्ट? मिस बिस्ट नाम सुनकर तो ज़ाबाई चौंकते हुए कहती है, आखिर कैसे कैसे तुम्हें पता कि मैं एक बीस्ट हूँ, तुम क्या कोई इसके वेंजर हो? ये सुनकर तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ता होगा मैं एक्सपेंजर हूँ या फिर नहीं, हम लोग तो यहाँ पर आते हैं तुम पर पैसे लौटाने के लिए, वैसे भी मैं तुम लोग का यहाँ पर वीआईपी मेंबर हूँ, इसलिए अब ज्यादा नाटक करना बंद भी करो, क्योंकि मुझे साफ पता है तुम लोग एक बेस्ट हो, क्योंकि बेस्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं पूरी तरह से इंसान में, उसका कुछ न कुछ तो दिखने लगता है, जैसे कि तुम्हारे ये कान दिख रहा है, ऊपर से तुम्हारी स्मेल भी कुछ ज्यादा ही अलग है, तुमने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा ही मेहनत की है, जिसकी वजह से तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, है ना? फिर किट्टी हमारे मैन कैरेक्टर को सेड्यूस करते हुए कहती है, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम इसके वेंजर हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, तुम हो तो हमारे एक वीआईपी कस्टमर ना, इसलिए आओ मैं तुम्हारी हर एक तरीके से सेवा करूंगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करवाऊंगी, बस तुम मुझे दोबारा मारना नहीं, ठीक है? लेकिन तभी हमारा मैं कैरेक्टर उसे अपनी वाइफ से बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से बेचारी बहुत दूर जगह गिरती है और चिल्लाते हुए कहती है, आयकर तुम हो कौन? आयकर तुम्हारी वाइफ से मुझे इतना जोर से चोट क्यों लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा मेरा ये फॉर्म भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा ही दर्द दे रहा है, आयकर तुम हो कौन? इधर जाओ अपनी मनी में सोच रही थी, ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा ही जवान लग रहा है, ये बस कमज़ोर सा इसके बंदर होना चाहिए था, लेकिन इसका वेपन इतना ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों है? इधर तो हमारा हीरो कह रहा था, मिस बिस्ट चिंता मत करो, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी स्कैवेंजर हूँ जिससे कि मिशन मिला है तुम सबको ख़त्म करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जल्दी से अपने पूरे साथियों को बुला लो, नहीं तो तुम यहाँ पर अकेले ही मारे जाने वाली हो। ये सुनते ही किटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने सभी दोस्तों को बुलाने लगती है और अपने मन ही मन सोच रही थी, मुझे नहीं पता आखिर इसके वेंजर चाहता तो चाहता क्या है, लेकिन इसे अगर मैं अकेले लड़ने वाली हूँ तो मुझे इसे हराने में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन अगर हम लोग सारी बहनें साथ में रहेंगे तब हमारा कहानी कुछ अलग होगा, शायद हम इसके वेंजर को हरा भी सकेंगे। तभी कोई बेस्ट अपने लाश से गेट खोलती है और सीधे उस कमरे में पहुंच जाती है अपने बंदूक को लेते हुए। एक बीस्ट कहती है, अरे मैंने तो सोचा था कि तुम लोग काफी ज्यादा ही टफ टाइम से गुजर रहे होगे, लेकिन यहाँ पर तो एक बच्चा है, क्या तुम एक बच्चे को भी हैंडल नहीं कर पा रही हो? तभी उसकी बहन भी कहती है, हाँ हाँ मुझे तो लगा था तुम लोग काफी ज्यादा ही मजे कर रहे होगे, लेकिन क्या ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे क्या अकेले संभाल नहीं सकती हो? क्या तुम्हें तुम्हारी बहन की भी जरूरत पड़ गई इसमें? ये सब सुनकर तो किट्टी बेचारी चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग मेरा दिमाग खाना अब बंद भी करो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक स्कैवेंजर है, ऊपर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए गलती से भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर इसके ऊपर अटैक करने के बारे में मत सोच लेना। इधर हम लोग डेविल बीस्ट गर्ल को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर तो हंसते हुए कहती है, ओहो मतलब कि ये एक स्कैवेंजर है, मतलब कि मेरी बंदूक इस पे काम नहीं करने वाला है, अब मुझे अपना असली चेहरा इसे दिखाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्कैवेंजर आए थे वो तो हमारा चेहरा देखकर ही डर के मारे कांप चुके थे और हम लोगों ने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया था। जेसन कर तो बी डेवन कहती है, हाँ बहन तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बंदा यहाँ पर अकेले आया हुआ है, मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा जवान है, इसकी वजह से इसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, मतलब कि हम सबको अपनी ताकत इस्तेमाल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसे अकेले खेलते खेलते ही ख़त्म कर सकती हूँ।
तभी फ्लाई डीमन उसकी बात को काटते हुए कहती है, अरे अरे बहन, अगर तुम इस जैसे हैंडसम स्कैवेंजर के साथ अकेले खेल खेलोगी हमें तो काफी ज्यादा बुरा लगेगा। ऊपर से आए हुए हमारे ऑक्सीजन के गेस्ट भी काफी ज्यादा इंतजार करेंगे, तो क्यों ना इसे हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म करें। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी इस जैसे हैंडसम बंदे का खून थोड़ा टेस्ट करना है। चलो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। वैसे भी अगर हम लोग साथ में आ जाएंगे तो कोई भी हाई रैंक का स्कैवेंजर भी टिक नहीं पाएगा। तो ये बंदा क्या है, ये बोलकर सबको मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तो हमारा हीरो कहता है, ओह तुम लोग सब एक साथ में अटैक करने वाले हो, तब तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम लोग मेरे ऊपर ही फेवर कर रहे हो। फिर वो अपना ठंडा टालिस्मान बाहर निकालता है और अपने शॉट पर लगाते हुए एक जोरदार स्लैश करता है, जिसकी वजह से उसकी ठंडा एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और सभी विष्टों को काफी ज्यादा ही ठंडा शॉक देने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग अजीब अजीब आवाजें बाहर निकाल रहे थे और सब कोई काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और इस ताकत को देखकर तो किटी कहती है, अरे नहीं, ये तो सुपर नेचुरल एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कि ये बस स्कैवेंजर नहीं है, ये तो एबिलिटी होल्डर भी है। हम लोग तो काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो गए थे। जैसन कर तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ना ना, ये कोई मेरी सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है, बल्कि मैंने तो अपना एक टूल का इस्तेमाल किया था। यह है 800 तालिस्मान, जो कि काफी ज्यादा ही रेयर है और मैंने इसे अपनी दूसरी दुनिया से लाया है। पता है ये काफी मुश्किल से मिला था, लेकिन इसका इस्तेमाल मैंने इन जैसे खतरनाक 5 पॉइंट डीमन बेस्ट को हराने के लिए किया है। ये तो सचमुच इनके लायक है। तभी अनजाने में एक इंसान गलती से कमरे का दरवाजा खोल देता है और अंदर का दृश्य देखकर तो एकदम चौंक ही जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जहाँ पर तो ह्यूमनॉइड बेस्ट है। मैंने हाल ही फिलहाल में ये अफवाह सुना था, ह्यूमनॉइड बेस्ट इंसानों को सेड्यूस कर उसे अपना गुलाम बना लेते हैं और उसे बाद में खा जाते हैं। फिर वहां से भागते हुए कहता है, यहाँ पर ह्यूमनॉइड बेस्ट है, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। फिर हमें अफवाह के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया जाता है कि 5 डिमोनॉइड बेस्ट साथ मिलकर लगातार इंसानी लड़कियों को पकड़ते जा रहे हैं और उन्हें पकड़कर उसका इस्तेमाल करते हैं इंसानों को ही सेड्यूस करने में। जो भी इंसान उसकी झांसे में आ जाता है तो वो लोग उन्हें मारकर अपनी ताकत को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें बताया जाता है ह्यूमनॉइड बेस्ट जो कि इवॉल्व हुए हैं न्यूक्लियर रेडिएशन से, उन्हें हम लोग न्यूक्लियर बेस्ट भी कहते हैं। उनकी इंटेलिजेंस पावर बिल्कुल इंसानों की तरह होती है और वो लोग काफी ज्यादा ही चालाक होते हैं और समझदार भी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत बड़ा खतरा है हमारे ह्यूमन रेस के लिए। अरे हाँ, मैं तो आपको मेरा नाम बताना भूल ही गया। मेरा नाम है ली जियोंग, आप मुझे ली बुला सकते हैं। वैसे मैं प्रोफेशन से एक स्कैवेंजर हूँ। मुझे एक मिशन मिला था इन सारे ह्यूमन बेस्टों को खत्म करने के लिए। उसका रिवॉर्ड था 5 न्यूक्लियर कोर। सचमुच ये तो वर्दित है। फिर वो वहाँ से न्यूक्लियर कोर उठाते हुए कहता है, इस दुनिया में स्कैवेंजर बनना एक जॉब की तरह है। जो मिशन पूरा करते हैं उसके बदले वो रिवॉर्ड हासिल करते हैं। रिवॉर्ड में कुछ भी हो सकता है, वेपन या फिर न्यूक्लियर कोर मेरे लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, स्कैवेंजर को कंट्रोल करती है डायरेक्टली यहाँ की स्कैवेंजर गिल्ड, जो कि इंसानी दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। जहाँ पर स्कैवेंजर बस वही बन सकता है जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी हो, तो उसे हम लोग एबिलिटी होल्डर कहते हैं, जो कि बस न्यूक्लियर रेडिएशन के एक्सपोजर से होता है। इंसानों को नई तरह की ताकतें मिलती है, बहुत सारे इंसानों की फिजिक्स डेवलप हो जाती है, उनके पास बहुत सारा स्पेशल एबिलिटी आ जाता है और यहाँ तक कि इतनी ताकत कि वो एक ही बार में पूरे एक दीवार को तोड़ दे और एकदम हल्क बन जाए। लेकिन अभी जो मैंने अपनी ताकत दिखाई थी वो 800 तालिस्मान की ताकत थी, ना कि मेरे स्पेशल एबिलिटी होल्डर की। मैं जल्द ही वो ताकत भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कहानी को जानिए। मैं बचपन से ही एक अनाथ बच्चा हूँ जिसके माँ बाप न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से मारे गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ के इंसानों के द्वारा बचा लिया गया है और जबरदस्ती एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करवा दिया गया है, जो मुझे कुछ देर के लिए खाना देता है, लेकिन मुझे अगले समय भूखे रहना पड़ता है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा बुरे हैं, वो मुझे मारते भी हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो उस दिन खुल गई जब मैं हमारी कैप्टन लूजिया से मिला था। वो काफी ज्यादा अच्छी है। जब उसे पता चला मैं एक एबिलिटी होल्डर हूँ, तब उन्होंने मुझे भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लिया। उनके टीम का नाम है ट्विन लेपर्ड, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है स्कैवेंजर गिल्ड में। और जैसे कि हर एक एपोकलिप्स हीरो का सपना होता है सबसे ज्यादा ताकतवर बनने का, मेरा भी वैसा ही सपना है और मैंने बहुत ज्यादा ही ट्रेनिंग किया
किया तब जाकर मैं सी क्लास तक पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी भी मुझे एस क्लास तक पहुंचना है जो कि मुझसे काफी ज़्यादा दूर है। तब जाकर मैंने जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनने का एक और नया रास्ता चुना जो कि था ह्यूमनॉइड बीस्टों को जल्दी जल्दी मारना और बहुत सारे न्यूक्लियर रेडिएशन को जमा करना। आपको लग रहा होगा मैंने ये सब तो अपने वेपन के द्वारा किया था, लेकिन वो सारे वेपन भी मेरे स्ट्रेंथ एबिलिटी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको वो जल्दी बताने वाला हूँ। फिर वो अपने बुलेट से अपने घर का दरवाजा तक पहुंच जाता है और फिर उतर कर घर के लॉक को खोलते हुए कहता है, जो लॉक काफी ज्यादा ही बड़ा था, उसके अंदर जाते हुए कहता है, और ये है मेरी इस जैसे एपोकलिप्स वर्ल्ड में सरवाइव करने का इकलौता जरिया। फिर वो सोफे पे हिड़ते हुए कहता है, यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए मुझे सोना पड़ता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर जैसे ही गहरी नींद में जाता है तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर कहता है, तो ये है मेरी स्पेशल एबिलिटी, जैसे मैं सोता हूँ तो मेरी सोल दूसरी दुनिया में चली जाती है। तो ये है मेरी स्पेशल एबिलिटी, जैसे मैं सोता हूँ और मैं गहरी नींद तक पहुँचता हूँ तभी मेरी आंखें खुलती है और मेरी सोल दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। और ये जगह पूरी तरह से अलग है मेरी पहले वाली दुनिया से। यहाँ चारों तरफ बस डिमोनिक एनर्जी ही फैली है, इसलिए मैंने इसे नाम दिया है डिमोनिक कल्टीवेशन डोमेन, जहाँ पर हर जगह आपको डीमन, मॉन्स्टर या फिर घोस्ट दिखेंगे। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपने जिंदा रहते हुए ही सीधे नरक के दर्शन कर लिए हैं। सब जगह बस लाशें ही लाशें हैं। इस जगह का डेंजर लेवल जरा सा भी कम नहीं है मेरे न्यूक्लियर वर्ल्ड से। लेकिन एक खास चीज बताऊं, यहाँ पर एक अजीब तरह की एनर्जी है जिसकी मदद से आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। बस एक यही चीज है जो यहाँ पर बढ़िया है। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट अपीयर होती है और कहती है, ग्रैंड मास्टर फाइनली अब जग चुके हैं, मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी। फिर हमारा अली पोटली को आगे करते हुए कहता है, इसमें बहुत सारे मटेरियल है। फिर वो हमें बताता है, मैंने न्यूक्लियर वर्ल्ड में जैसे ही मिशन कंप्लीट किया था उससे मुझे बहुत सारे मटेरियल मिले हैं। मैं इनका इस्तेमाल इस दुनिया में करने वाला हूँ अपने टेम्पल के कुछ फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। फिर वो स्पिरिट से कहता है कि इतने सारे मटेरियल काफ़ी होंगे। फिर स्पिरिट उसे टेम्पल की तरफ ले जाने लगती है और जाते हुए हमारा मेरा कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था, आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर ये टेम्पल और ये मेटल किस चीज़ के लिए है। लेकिन मैं जितनी बार भी इस दुनिया में आ जाऊँ मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। मेरी आंखें बंद होती है और मैं तो थी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। ये सचमुच अमेजिंग टैलेंट है। लेकिन जब पहली बार मेरी आंखें खुली थी इस दुनिया में तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह बस लाशें थी और मैं खुद से पूछ रहा था आखिर ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था मैं बस सपना देख रहा हूँ, इसलिए जल्दी से मैं वहाँ से भाग निकला। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे हर जगह बस लाशें या फिर डेड बॉडी दिखती रही और वहाँ पर एक अजीब तरह की एनर्जी भी थी। ये सब महसूस करके तो मुझे बार बार उल्टी हो रही थी। तभी मेरा स्कैवेंजर ब्रेसलेट अचानक ही एक्टिवेट हो जाता है और स्कैन कर मुझे बता रहा था इन सारे लोगों की मौत हुई है एनर्जी एक्सट्रैक्शन की वजह से। मुझे ये देखकर तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आया था आखिर कैसे सपने में मेरा ये स्कैवेंजर ब्रेसलेट एक्टिवेट हो सकता है। फिर मुझे कुछ ही देर में ये रियलाइज हुआ कि शायद मैं अलग ही दुनिया में पहुंच चुका हूं और ये दुनिया वही कल्टीवेशन नोवेल की दुनिया है। लेकिन जो कुछ भी मैंने नोवेल में पढ़ा था ये तो उससे काफी ज्यादा अलग है। आसपास बस लाशें हैं, हर जगह डर का माहौल। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी यहाँ पर मर सकता हूँ और मैं चीजों को इसी तरह देखकर समझने की कोशिश ही कर रहा था। तभी अचानक ही मेरा माथा बहुत तेजी से दर्द देने लगता है। जैसे जैसे मेरा माथा दर्द दे रहा था वैसे वैसे मुझे इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की भी मेमोरी मुझे मिलने लगी। तब जाकर मुझे पता चला इस दुनिया का स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसकी जगह इविल एनर्जी ने ले लिया है। यहाँ पर इविल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ही हैवी हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ के डिमोनिक कल्टिवेटर काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुके हैं और बहुत सारे तो इमोर्टल गॉड तक बन चुके हैं। और जहाँ तक बात रही बस राइटियस कल्टिवेटर के लिए, वो तो इस दुनिया में बस नाम के बचे हुए हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं
हैं वो भी इतनी खतरनाक कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से आप अगर देखेंगे आपकी रूह तक कांप जाएगी। वैसे इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक राटियस सेट का डिसाइपल है और सेट का नाम है फिशिंग सेट। वो आउटर डिसाइपल है जिसका बस काम है यहाँ वहाँ गड्ढा खोदकर जो कुछ भी खाया जा सके उन्हें बस जमा करना। और हम लोग कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं थे बल्कि हम लोग तो एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हमें जबरदस्ती इन कल्टीवेटर ने अपने सेक्ट में डिसाइपल बना लिया। और ना आने के बाद ये कल्टीवेटर आपको पता ही है क्या कर सकते थे, और यहाँ लाने के बाद हमें जबरदस्ती यहाँ के सेक्ट लीडर का डिसाइपल बना दिया गया और हमें जबरदस्ती ये फोर्स कर जाता था सेक्ट लीडर को पूजने के लिए। सेक्ट लीडर यहाँ का सबसे ज्यादा क्रूर आदमी है जिसने हम जैसे डिसाइपल को जिंदा ही कल्टीवेशन रिसोर्सेज में बदल दिया। वो लोग हमारे सोल को पहले डिवावर कर जाते हैं, उसके बाद टैलेंट के लिए पिल बना देते हैं और हमारे मांस और यहाँ तक कि ब्लड तक को वो लोग निकाल कर पिल में रिफाइन कर देते हैं। और इसी तरह करते हुए उन्होंने ना जाने कितने सारे डिसाइपलों को मार दिया है। फिर वो लोग उनके बॉडी को सीधे ग्रेवयार्ड में फेंक आते हैं जहां पर काफी सारे डिसाइपल का बॉडी पहले से पड़ा हुआ था और कहते हैं ये सब हम लोग बस ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्टीवेटर और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं तो इसलिए हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कुछ भी कुर्बान कर देंगे। हाँ, ये बेकार सी कल्टीवेशन की दुनिया मैं तो सोचने लगा था क्या मैं अपनी पहली दुनिया में मारा जा चुका हूँ, तब न जाकर मेरा इस बॉडी में पुनर्जन्म हुआ है। तभी अचानक ही मेरा माथा दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है और मुझे इस बॉडी के और की थोड़ी और मेमोरी मिलने लगती है। जहाँ पर उसके अंकल कह रहे थे ली मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है जब मैं छोटा बच्चा था ना तब तो मेरे आसपास बहुत सारे एक्सपर्ट कल्टीवेटर यहाँ वहाँ घूमा करते थे। उनके पास इतनी ताकत थी कि वो आराम से हेवन और अर्थ में ट्रेवल कर सकते थे। तुम्हें पता है वो लोग प्रैक्टिस करते थे द ग्रेट एडवांस वॉक एवरीवेयर टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो कि इतनी ताकतवर थी कि वो बादलों से भी पानी निकाल दे। ऊपर से उन्हें तो थंडर ट्रिब्यूलेशन बस कुत्तों की तरह लगता था। तुम्हें पता है उस समय अगर तुम गली में घूमते ना तुम्हें हर जगह एक्सपर्ट ग्रेड के कल्टीवेटर मिल जाते। जी सुनकर तो हमारा छोटली कहता है अंकल अंकल क्या सचमुच उस समय क्या इतने ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर हुआ करते थे? हाँ बच्चे, उस समय तो हमारे टाइटन सेक्ट की बात ही अलग हुआ करती थी। अभी कल्टीवेटर तो हमारे उस समय के सर्वेंट हुआ करते थे। तुम्हें पता है उस समय हमारे जो सेक्ट लीडर थे वो तो इमॉर्टल थे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो सुप्रीम पार्ट को कल्टीवेट करते थे। तुम्हें पता है उन्होंने डीमन और यहाँ तक कि सभी तरह के जीवों को भी अपने सरेंडर ले लिया था और उन्होंने एक नई तरह की टेक्निक बनाई थी जिससे हम लोग आराम से सेलेस्टियल और डिमोनिक पाथ को एक साथ ही कल्टीवेट कर सकते थे। लेकिन उसके कुछ ही साल के बाद अचानक ही मौसम में बदलाव आया। जैसे कि सबको पता होता है अच्छा समय ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, उसी तरह अचानक ही इविल एनर्जी सभी जगह फैलने लगी। स्पेस में बड़े बड़े क्रैक आने लगे थे जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से गायब भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से राटियस कल्टीवेटर पर इतना खराब प्रभाव पड़ा कि उसका डंटियान अचानक ही इम्प्योर एनर्जी से भरने लगा। उसके अंदर से अजीब अजीब तरह के बदलाव आने लगे और वो इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे हायरार्की कल्टीवेटर अचानक ही मरने लगे थे और जो भी कल्टीवेटर बचे थे वो तुरंत ही सर्कुलेशन में चले गए जिससे वो खुद को बचा पाए। जिसे देखकर हमारे सेक्ट मास्टर तुरंत ही एक आशा का किरण बनते हुए पूरे सेक्ट को ही रिफाइन करना शुरू कर दिया। उसने फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से लगातार ट्रिब्यूलेशन उनके ऊपर होता रहा, लेकिन वो रुके नहीं और डटे रहे और उसने पूरे सेक्ट को ही रिफाइन कर दिया। उसके बाद हजारों और लाखों साल के लिए उन्होंने हमारे पूरे सेक्ट को कहीं पर छुपा दिया। और कहा तो ये जाता है हमारा टेंटियन सेक्ट इस दुनिया में अभी भी मौजूद है, लेकिन कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं है। इसे बस एक यूनिक स्पिरिचुअल रूट वाला बंदा जो कि डीमन और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों को कल्टीवेट कर सकता है, बस वही हमारे सेक्ट को दोबारा रिवाइव भी कर सकता है। और अभी तुम्हें इस दुनिया में जितने भी राटियस कल्टीवेटर दिखेंगे वो बस नाम के ही राटियस कल्टीवेटर हैं। वो सब इविल मेथड या फिर इविल एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं। वो लोग तो डेमोनिक कल्टीवेटर से भी काफ़ी ज़्यादा ही भयानक हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें उन सब से हमेशा सावधान रहना है। और हाँ, हो सके तो हमारे टेंटियन सेट को ढूंढने की भी कोशिश करना। मैंने अपनी पूरी उम्र लगा दी लेकिन मैं टेंटियन सेट को ढूंढ नहीं पाया।
और ये सब यादों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार ये कल्टीवेशन वर्ल्ड तो और भी ज़्यादा पैथेटिक है मेरे न्यूक्लियर वर्ल्ड से। लेकिन चलो, एक बात अच्छी है कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे रास्ता बता दिया था कि यहीं पर शायद टेंटियन साइट हमें मिल सकता है। फिर वो वहाँ जाते हुए कह रहा था, असल बात यह है इस बंदे को फिशिंग सेक्ट ने पकड़ लिया था और उसका सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बच्चा ये ओरिजिनल ओनर कभी भी टेंटियन साइट को ढूंढ ही नहीं पाया। लेकिन अब ये मौका मुझे मिला है। फिर हमारा ली एंसेस्टर की बातों को याद करते हुए कह रहा था, एंसेस्टर ने कहा था हमारे विलेज में ये प्रथा चली आ रही है, जो भी हमारे विलेज का नया बच्चा होगा उसे हम लोग ये सिल्वर ब्रेसलेट पास ऑन करेंगे। इस ब्रेसलेट के पास ऐसी ताकत है कि ये टेंटियन फॉर्मेशन को खोल सकता है, बस तुम्हें इस ब्रेसलेट को 3 बार इस्तेमाल करना होगा। इधर हमारा ली आगे बढ़ते हुए कह रहा था, अरे यार हमारे एंसेस्टर ने जो मुझे बताया था उसके हिसाब से मुझे रूइन यहीं पर दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आसपास 5-6 बार घूम चुका हूँ, लेकिन ये जगह तो वैसा ही लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक पूरा टेंटियन सेट तो काफी ज्यादा बड़ा होगा ना, तो आखिरकार वो गया कहाँ? छोटे मोटे इलाके में थोड़ी ना फिट होगा। तभी उसका इसके वजह सिस्टम एक्टिवेट होता है और सुनाता है न्यूक्लियर रिएक्शन डिटेक्ट की गई है 1000 से 1 किलोमीटर के गहराई में। इसके वजह सिस्टम को एक्टिवेट होता देखकर तो हमारा ली बहुत चौंका हुआ था और कह रहा था, अरे यार ये जो मेरा इसके वजह सिस्टम है इसे तो न्यूक्लियर रिएक्शन को डिटेक्ट करने बनाया गया है पोस्ट एपोकलिप्स वर्ल्ड में, तो ये यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है और ये क्या बता रहा है मुझे कि 500 से 1000 किलोमीटर में न्यूक्लियर रिएक्शन है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो आसपास की चीज़ों में देखते हुए कह रहा था, अचानक ही मेरा ये जेट ब्रेसलेट भी वाइब्रेट करने लगा है, मतलब कि शायद वो टेंटियन सेट का फॉर्मेशन यही कहीं से होगा। फिर वो आसपास की चीज़ों को देखते हुए कह रहा था, मेरा ये स्कैवेंजर ब्रेसलेट मुझे इंडिकेट कर रहा है इसी कुएं के अंदर में, क्या मुझे इस कुएं के अंदर उतरना पड़ेगा? फिर वो कुएं के लाशों को हटाकर अंदर जाते हुए कह रहा था, ये कुआं तो काफ़ी ज़्यादा गहरा है और इविल एनर्जी की वजह से ये म्यूटेट भी हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी हैं जो कि अब मैनेटर बन चुके हैं, इससे निकलने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। फिर वो बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुँच जाता है और कहता है, चल फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया। तभी उसे सामने की तरफ काफी बड़ी एक गुफा दिखती है। ये देखकर तो हमारे लिए कह रहा था, अचानक ही मेरा ये ब्रेसलेट काफी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, क्या मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए? तभी गुफा के अंदर से अचानक ही काफी ज्यादा ही बड़ी बड़ी हाथें बाहर निकलने लगती है। ये देखकर तो हमारा हीरो भी एक पल के लिए डर चुका था और कह रहा था, ये क्या है? ये कि कोई फॉर्मेशन है? फिर वो उस हाथ को रोकने की कोशिश करता है। वो हाथ हमारे हीरो को मसलने वाला था, तभी हमारा हीरो अपने ब्रेसलेट पहने हुए हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे कि हमारे एंसेस्टर ने कहा था, यहाँ पर 3 सीक्रेट फॉर्मेशन टेक्निक लगा हुआ है, वो तुम्हारे सोल तक को जज करेंगे क्या तुम क्वालिफाई हो इसके अंदर जाने के लिए। और दूसरा फॉर्मेशन तुम्हारे टेंटियन को चेक करेगा क्या तुम सचमुच काबिल हो उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर तुम बार बार उस ब्रेसलेट को पकड़कर एक ही मंत्र दोहराते रहोगे तो तीनों फॉर्मेशन तुम्हें जज कर तुम्हारे लिए एंट्रेंस खोल देंगे। और कुछ ही देर में वहाँ का एंट्रेंस गेट भी खुल जाता है। ये देखकर तो हमारा मन कैरेक्टर ली कहता है, जैसे कि हमारे एंसेस्टर ने मुझे बताया था ये सब हमारे फॉर्मेशन डीमन हैं जो कि हमारे सेट की फॉर्मेशन को गार्ड करते हैं। फिर वो अपने जेट पेंडेंट को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और ये जेट पेंडेंट है इस एंट्रेंस गेट का की। फिर वो जेट पेंडेंट पहनकर सीधे एंट्रेंस गेट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है काफ़ी बड़ा वॉर फॉर्मेशन के एरिया को, जहाँ पर एक इंसान अपनी स्पेशल एनर्जी से कल्टीवेट कर रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ली जहाँ वहाँ चीज़ों को देखते हुए कह रहा था, सचमुच अभी तक मैंने बहुत सारे कल्टीवेशन नॉवल पढ़े हैं लेकिन कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। सचमुच खुद की आंखों से देखना और इमेजिन करने में तो काफ़ी ज़्यादा ही फर्क है, कि जगह तो सचमुच कमाल की है। फिर वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था, अरे अब ये क्या हुआ, मेरे ब्रेसलेट से ये क्या बाहर निकल रहा है? तभी हम लोग देखते हैं ब्रेसलेट से काफ़ी ज़्यादा ही रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती है। फिर वो एक स्पीड में बदल जाती है
है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े को भी बदलते हुए कहती है, हमारे पैट्रियाज आपका फाइनली हमारे टेंटियन सेक्ट में स्वागत है। अब लगता है हमारा टेंटियन सेक्ट अब पूरी दुनिया में फिर से नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा। ये सब देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर लिख रहा था, अबे यार इस ब्रेसलेट में और कौन कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं, जल्दी से मुझे बताओ यार। फिर वो कहता है, लेकिन रुको, तुमने क्या कहा मुझे पैट्रियाज, लेकिन मैं तुम्हारा कोई पैट्रियाज नहीं हूँ। ये सुनकर वो स्पिरिट कहती है, मेरा नाम जाओ भाई है और आप ही हमारे यंग पैट्रियाज हैं। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि हमारे सेक्ट लीडर ने ये कहा था जो भी इंसान हमारे सेक्ट को फिर से रिवाइव करेगा वही हमारा यंग पैट्रियाज होगा। फिर वो लड़की हमें बताते हुए कहती है, आप अभी जिस जगह मौजूद हैं ये है हमारे टेंटान सेट का कोर पैलेस। पास ही यहाँ पर एक टेम्पल है जिससे ये पूरा प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगा हुआ है और मेरा नाम है जाओ भाई। मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि फॉर्मेशन को कंट्रोल करती हूँ और मेरा छोटा सा पार्ट इस ब्रेसलेट के अंदर है जिससे मैं हमारे नए पैट्रियाज की थोड़ी मोड़ी मदद कर सकती हूँ। आपको तो पता ही होगा हमारा कल्टिवेशन एरा काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा था। उस समय हमारा टेंटियन सेक्ट नंबर 1 सेक्ट था। उस समय हमारे सेक्ट मास्टर ने एक डुअल कल्टिवेशन टेक्निक निकाली थी जिसकी मदद से हम लोग इमॉर्टल पाथ और यहाँ तक कि डिमोनिक पाथ को भी कल्टिवेट कर सकते हैं। और जिस समय हमारी दुनिया की इविल एनर्जी अचानक ही बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से हमारे सेट के जितने भी डीमन थे वो अचानक ही बेकाबू होने लगे थे। उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही इविल एनर्जी बाहर निकल रही थी जिसकी वजह से वो लोग हमारे सेट के डिसेबलर पर भी अटैक कर रहे थे। इसे रोकने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्टरों ने अटैक कर दिया, उन्हें ख़त्म करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से हमारे पैट्रियार्च को ही सामने आना पड़ा। फिर उन्होंने अपना धर्मा बॉडी एक्टिवेट कर सारे दुश्मनों को एक एक कर मारना स्टार्ट कर दिया। उनका पहला टेक्निक का नाम था लाइट ऑफ ग्राटियस पाथ जो कि एक ही बार में डीमन को खत्म करने के लिए बनी थी। फिर उन्होंने हमें अपनी दूसरी टेक्निक को भी दिखाया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उसका नाम उन्होंने दिया था, आपको अगर बुराई से लड़ना है तो खुद भी बुरा बनना पड़ेगा। फिर वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे डीमन को सीधे हेल से बुलाते हैं और उनका डिमोनिक फॉर्म ऐसा लग रहा था कोई डिमोनिक गॉड उनसे कह रहा हो, जल्दी करो डीमंस, मेरी बातों को मानो और यहाँ के सारे डीमन को एक ही बार में खत्म कर दो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे सेंटिपीड बाहर निकलकर लगातार डीमन को मारने लगते हैं। बस हमारे सेक्ट मास्टर का 2-3 टेक्निक ही काफी था पूरे डीमन जाति को इस दुनिया से खत्म करने के लिए, लेकिन डिमोनिक ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से डीमन मरने के बावजूद भी दोबारा जिंदा होकर हमारे सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करने लगे। ये सब देखकर तो सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा ही परेशान होने लगे। फिर उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी फॉरबिडन स्ट्रिंगिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा जिससे वो पूरे इमोर्टल वैली को ही रिफाइन करके बचा सके। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जिसकी वजह से हमारे सेक्ट मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा ही हैवी ठंडा गिरा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और अपनी पूरी जान लगाकर पूरे इमोर्टल वैली को रिफाइन कर दिया, जिसमें हमारे सेक्ट मास्टर को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। उनके सोल एनर्जी काफी ज्यादा ही कमजोर हो चुकी थी, उनकी विटलिटी भी काफी ज्यादा ही खो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे इमोर्टल वैली को अपने फॉर्मेशन से कवर कर दिया जो कि आज तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा। फिर उन्होंने अपनी जितनी कुछ बची कुची एनर्जी सारी मिलाकर मुझे बनाया और मैं फॉर्मेशन की गार्डन बनी। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी इस ब्रेसलेट में डाला, फिर वो बाहर निकलकर इस इविल एनर्जी को रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढने लगे और हमारे टेंटियन सेक्ट को दोबारा रिवाइव करने का भी, लेकिन उतनी ज्यादा इसमें एनर्जी ना होने की वजह से हमारा टेंटियन सेक्ट अभी भी यहाँ पर ही सोया हुआ है। जैसा सुनकर हमारा मैन कैरेक्टर ली कहता है, ओह अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है क्यों स्पिरिट जावा ने मुझे अपना यह मास्टर कहा था। मुझे अगर टेंटियन सेक्ट को फिर से ताकतवर बनाना होगा तो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स खोजना होगा, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी मैं लाऊंगा तो लाऊंगा कैसे। फिर वो अपने स्कैवेंजर ब्रेसलेट को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो अचानक ही मेरा ये स्कैवेंजर सिस्टम
एक्टिवेट हो गया था और मुझे बता रहा था कि 500 और 1000 किलोमीटर के गहराई में मुझे बहुत सारे न्यूक्लियर रेडिएशन का पता लगा है। तो क्या ऐसा हो सकता है न्यूक्लियर रेडिएशन ही असल में स्पेशल एनर्जी है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? लेकिन मैं अगर अच्छे से गौर से देखूँ तो जितना मुझे पता है न्यूक्लियर वार होने के बाद आसपास बहुत ज़्यादा ही रेडिएशन फैल गई थी, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी मॉन्स्टर या फिर इंसेक्ट थे वो अचानक ही इवॉल्व होने लगे थे और बहुत सारे मॉन्स्टर तो ह्यूमनॉइड फॉर्म भी ले रहे थे, उनके अंदर इंटेलिजेंस भी डेवलप हो गया था। मुझे तो लग रहा है न्यूक्लियर एनर्जी ही यहाँ की स्पेशल एनर्जी है और बिना स्पेशल एनर्जी के तो ये इमोर्टल वैली किसी भी काम की नहीं है। मैं इसके फॉर्मेशन को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे स्पेशल एनर्जी मिल गई तो मैं आराम से ही इमोर्टल पाथ और डेमोनिक पाथ को एक साथ कल्टीवेट कर काफी जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इधर ज़ॉबाई यंग मास्टर को इतना देर तक सोचते हुए देखकर कहती है, यंग मास्टर क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? ये आवाज़ सुनकर तो हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान टूटता है और वो कहता है, नहीं ज़ॉबाई, ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं बड़ी लंबे समय से सोया नहीं हूँ। यहाँ पर आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है, इसलिए तुम क्या मेरे लिए थोड़ा आराम करने का जगह ढूंढ सकती हो? ये सुनकर तो ज़ॉबाई कहती है, हाँ मास्टर, क्यों नहीं, जल्दी से मेरे पीछे आइए। सेंसिट होता है ज़ॉबाई हमारे मेन कैरेक्टर को किसी रूम में पहुंचा देती है और कहती है, मास्टर आप यहां पर आराम कर सकते हैं। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर ले कहता है, ठीक है ज़ॉबाई, अब मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरा ध्यान रखना और मुझे मुसीबतों से बचाना। ये सुनकर तो ज़ॉबाई कहती है, हाँ मास्टर, आप अपनी चिंता मत कीजिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आंखों को बंद करते हुए कह रहा था, अब लगता है मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। फिर वो सोते ही अपनी दूसरी दुनिया में आंखें खोलता है और कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। जैसे मैं अपनी आंखें को बंद करता हूँ और गहरी नींद में पहुँचता हूँ तो मैं आराम से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ। और खास बात तो ये है कि मैं उस दुनिया में जिस चीज़ को भी अपने हाथों से पकड़ कर रखूँगा सोते समय वो भी मेरे साथ ही इस दुनिया में आ जाएगी। सचमुच ये तो एक कमाल की एबिलिटी है। अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं आराम से ही इस दुनिया का राजा तो बन ही सकता हूँ, बल्कि अपने कल्टीवेशन दुनिया का भी एक गॉड बन सकता हूँ। बस मुझे करना क्या होगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँचाना होगा।